तो ये हम YouTube की एक मास्टर क्लास करने वाले हैं और बहुत ऑथेंटिक और स्टेप बाय स्टेप नॉलेज हम देने वाले हैं। 5 रुपये मैंने कमाए, 10 कमाए और विड्रॉल होगा 100-200 रुपये। मैंने कहा इसके लिए 20 लोग करने पड़ेंगे और ये चीज़ें होगी नहीं। फिर मैंने देखा कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए यूट्यूब इज़ द बेस्ट। लेकिन ये आज से 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, क्या उस टाइम ये स्कोप था? आप 11th क्लास में, जबकि आपकी 12th क्लास नहीं हुई है, मतलब आप वहीं पे इतने क्रिस्टल क्लियर हो गए थे कि मुझे इसी में करियर बनाना है। आपको सिर्फ अपने आप से एक क्वेश्चन करना है, क्या मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ? दीपक, आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं, मतलब वो दिन भी याद आता होगा जब पहले बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं थी और आज लगभग मतलब 43 लाख प्लस आपके चैनल पे सब्सक्राइबर हैं जी। तो मतलब जब वो पीछे के दिन, वो पूरी स्टोरी आपको रिकॉल होती है, कैसा महसूस होता है? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो ना कभी ज़िंदगी में, दीपक का चैनल उड़ जाए, दीपक को दोबारा से शुरुआत करनी पड़े, तो वो इस लेवल पे आने में कितना टाइम लगेगा? एक कोई भी स्टूडेंट है, उसको अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करके सोशल मीडिया में आना चाहिए या उसके साथ साथ इसको बिल्ड करना चाहिए, पैरेलल बिल्ड करना चाहिए? जो इंसान अपने बिजनेस को और सोशल मीडिया को कनेक्ट कर पाया, उसकी बल्ले बल्ले है। यही शायद राज शमानी ने भी किया है। नहीं कि कंटेंट क्रिएशन में कैसे कोई बिल्कुल जीरो से तो आज स्टार्ट करता है, तो स्टेप बाय स्टेप एक साल में एक अच्छा लेवल अचीव करता है, उसके लिए क्या किया जाए? हाँ, रीज़न मैंने कहा ना, वी वर नॉट इन अ रिलेशनशिप, दैट वाज काइंड ऑफ रिजेक्शन। यूट्यूब से कितना पैसा कमाया जा सकता है और कैसे? करोड़ों। मोटा मोटा आइडिया दे सकते हैं दीपक कितना कमा रहा है मंथली बेसिस पर? 110% फॉल्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, क्या आपका भी अपना यूट्यूब चैनल है या बनाने की सोच रहे हैं, या यूट्यूब चैनल तो है वो ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो उसको ग्रो कैसे करें, कैसे उसमें लाखों सब्सक्राइबर ऐड करें? तो इस पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है वन एंड ओनली दीपक दहिया, जिन्होंने सालों की मेहनत तो की, लेकिन अब वो एक ऐसा सिस्टम सीख चुके हैं जिसमें उन्होंने बताया इस पॉडकास्ट के दौरान कि अगर वो अपना पूरा का पूरा चैनल किसी वजह से डिलीट भी हो जाता है तो वही सारी चीज़ें वो 1 से 1.5 साल में, जो चीज़ उन्होंने 7 साल में करके दिखाई थी, वो 1 से 1.5 साल में कर सकते हैं। और वो सारे के सारे सीक्रेट्स उन्होंने इस पॉडकास्ट में बताए हैं। तो अगर आप अपने YouTube चैनल को ग्रो करना चाहते हो तो ये मास्टर क्लास आपको जरूर देखनी है। मिलिए दीपक दहिया से। दीपक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू हिम्मत सर। नाम आपका जैसा है, आपकी बॉडी भी हिम्मत वाली है और एकदम हिम्मत वाला पॉडकास्ट हम करेंगे आज, एंड लोगों को जितनी वैल्यू हो सके आई विल ट्राई माय बेस्ट। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं बहुत शानदार हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। दीपक भाई, सोशल मीडिया का टाइम है। हाँ, हर कोई कोशिश करता है यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए, इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए। आपने अपना एक बहुत बड़ा चैनल बनाया है, तो ये हम यूट्यूब की एक मास्टर क्लास करने वाले हैं और बहुत ऑथेंटिक और स्टेप बाय स्टेप नॉलेज हम देने वाले हैं, जो भी आपकी जर्नी रही है। 100%। तो पहले तो मैं आपकी जर्नी के बारे में, कि आपने शुरुआत कैसे की और आप अपने इस चैनल पे इतने फॉलोअर्स तक कैसे पहुँचे? देखिए, बात रही मैंने कैसे जर्नी स्टार्ट की, तो आज से हम चलना पड़ेगा हमें इसके लिए 7 साल पहले। ठीक है, 7 साल पहले हम चलते हैं। तो मैं स्कूल टाइम में अपने था, और स्कूल टाइम में जब 11th क्लास किसी की होती है तो 11th क्लास में बच्चा काफ़ी फ्री रहता है, क्योंकि 10th में बोर्ड का टेंशन रहता है और एक 12th में भी बोर्ड का टेंशन रहता है। इन दोनों के बीच में आती है 11th क्लास, जहाँ पर स्टूडेंट अपने टीनेज में भी होता है, मज़े करने की भी सोचता है और कोई प्रेशर भी नहीं है। तो एक बेस्ट लाइफ अगर कोई जीता है तो वो जीता अपनी 11th क्लास में। और उसी बेस्ट लाइफ के फेज़ में मैं सोच रहा था कि यार मुझे आगे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि मुझे आगे क्या करना है, ताकि मैं अभी से कुछ कर पाऊँ, ताकि मुझे आगे लेवरेज मिले उसके लिए। तो मेरा ये क्वेश्चन था बार बार। तो कई सारी चीज़ें थी माइंड में, मुझे यूपीएससी करना था, फिर मैंने हटाया माइंड से कि नहीं, यूपीएससी के लिए मैं नहीं बनाऊँ। और भी कई तमाम चीज़ें थी, बिजनेस करना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करेंगे, इस टाइप से तमाम चीज़ें माइंड में आई। लेकिन यार वो ठीक है, बात की चीज़ें, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने सोचा यार कुछ ऑनलाइन अर्निंग का हम कुछ करते हैं। तो ऑनलाइन अर्निंग के लिए कुछ ऐप्स वगैरह आती होगी, आपने शायद देखी होगी, अगर पहले की बात थी तो कुछ ऐप्स आती है जो कि आपको एक रेफर करोगे, आप अपने फ्रेंड को रिकमेंड करोगे तो आपको 5 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे, इस टाइप से पहले चलता था कुछ। तो मैंने वो चीज़ें की, मैं उसमें गया, मैंने किया, फिर 5 रुपये मैंने कमाए, 10 कमाए और विड्रॉल होगा 100-200 रुपये। मैंने कहा इसके लिए 20 लोग करने पड़ेंगे और ये चीज़ें होगी नहीं। मैंने कहा ये छोड़ना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं, फालतू चीज़ें, ये क्या कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने देखा कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए यूट्यूब इज़ द बेस्ट। यूट्यूब का मेरे माइंड में जब मैंने स्टार्ट किया, उससे बहुत पहले से मेरे माइंड में था कि भाई यूट्यूब से पैसा मिलता है और मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है। लेकिन ये आज से 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, क्या उस टाइम ये स्कोप था?
डेफिनेटली था। अच्छा। मुझे पता था कि यूट्यूब से पैसा आता है, ये मुझे जब मैंने स्टार्ट किया तब से भी 1-1.5 साल पहले से पता था। कैसे पता था? यूट्यूब पे मतलब इस तरह के वीडियोस वगैरह कुछ दिख गए थे, और मेरे एक नॉन में एक बंदा करता भी था, तो खैर उसने मुझसे झूठ बोला था। मतलब वो जब मैंने स्टार्ट किया उसके 2 साल पहले मेरे घर पर आया वो, और बोला कि दीपक सब्सक्राइब करना मेरे को, तो मैंने कहा ठीक कर दिया, हम सब्सक्राइब। और अब इसी तरह से बातें फैलती थी कि एक सब्सक्राइबर के 10 रुपये मिलते हैं, इस तरह से फालतू बातें फैली हुई थी यूट्यूब पर। तो ठीक है, मेरे को था। फिर वो वीडियो बनाता था, तो मैंने रास्ते में जा रहा और एक दिन मुझे मिला, तो मैंने पूछा उससे कि भाई तू कितने पैसे कमाता है, मतलब कितने क्या आए यूट्यूब वगैरह से। तो उसने कहा 4,000 रुपये। बढ़िया चीज़ है, ठीक है। फिर माइंड में था वो कैसे आते हैं पता नहीं है, तो वो खैर बात की चीज़ है, लेकिन इतना पता है कि आते ज़रूर हैं और लोग कमाते हैं इससे। इतना मुझे पता था जब मैं स्कूल में था 11th क्लास में। ठीक है। मैंने कहा ये करते हैं। मेरी हाफ ईयरली एग्जाम चल रही थी, मैंने अपना माइंड में बिठा दिया है कि मुझे ये चीज़ करनी है भैया, और ठीक है। मैंने वेट किया कि जैसे मेरी हाफ ईयरली एग्जाम खत्म होगी मैं ये चीज़ करूँगा। जब मैंने सोचा उसके बाद से मैंने वेट किया, तब से तो जब तक मेरी एग्जाम खत्म नहीं होगी तब तक मेरी जो फीलिंग है, जो इंटेंसिटी है उस फीलिंग को लेकर के वो बढ़ती गई। और 15-20 दिनों में मैंने फाइनल कर लिया कि भैया मुझे तो यही करना है, मुझे इसी में करियर अपना बनाना है। मतलब आप 11th क्लास में, जबकि आपकी 12th क्लास नहीं हुई है, मतलब आप वहीं पे इतने क्रिस्टल क्लियर हो गए थे कि मुझे इसी में करियर बनाना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि मुझे बस माइंड में बैठ गया तो बैठ गया ये चीज़। पेरेंट्स से डिस्कस किया इस बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। जब पता चला तब भी काफ़ी चीज़ें हुई, वो तो खैर बात की बात है, आगे हम स्टोरी में डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया ये चीज़, और 15-20 दिनों में डिसाइड हो गया कि भैया मुझे तो यही करना है। अच्छा, अब एक आपसे मेरा क्वेश्चन है, एक कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट क्रिएट करने के लिए सबसे बेसिक और एटलीस्ट ये एक चीज़ तो चाहिए, क्या होगी? फोन। वो मेरे पास नहीं था। मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, फोन नहीं था मेरे पास में, सबसे मेन चीज़ ये थी। जबकि आज जो शुरू करते हैं मतलब चैनल वगैरह, वो सबसे पहले सोचते हैं कि यार मैं कौन सा कैमरा लेके आऊँ, कैमरा कौन सा, माइक कौन सा, एडिटिंग कैसे करें वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ बात की थी मेरे लिए। मेरे था कि यार फोन अपना नहीं मेरे पास में था फोन, लेकिन वो पूरा हमारा फैमिली का फोन था। मेरी सिस्टर भी यूज़ करती थी, कभी वो स्कूल ले जाती थी, कभी वो मुझे, हम लड़ते थे बहुत ज़्यादा, तो बहुत तमाम चीज़ हुई है वहाँ पर, काफ़ी टॉर्चर हुआ है। तो वो सबसे मेन इशू मेरी पूरी जर्नी में रहा है। तो वो एक चीज़ मेरे पास में थी, लेकिन था कि आप घर पे फ़ोन है तो हम ठीक है मैनेज कर दूंगा जिस तरह से मैं। तो मैंने अपने आप से कमिट किया था, और जब कमिट किया तो उसके बाद मैं पीछे नहीं हटा। मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैंने स्टार्ट किया, मैंने वीडियोस बनाए, और सच बता रहा हूँ 20-25 दिनों बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि अगर मुझे पता होता कि ये इतना टफ है और इतनी चीज़ें यहाँ पर होती है भाई साहब, तो मैं कभी नहीं यूट्यूब स्टार्ट कभी नहीं करता। लेकिन अब कर दिया है तो फिर अब करेंगे। अब कितनी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, अब पीछे नहीं हटेंगे हम। ये मैंने अपने आप से कमिट किया था। मतलब मुझे क्या लगा था कि यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, व्यूज आएंगे, जैसे व्यूज दिखते हैं हर वीडियो पे अपने को मिलियंस में, वैसे व्यूज आएंगे, कहीं पर अकाउंट ऐड करना पड़ता होगा और भैया पैसे आ जाएंगे। फिर पता चला कि आप 16 साल के हो, तो 18 साल से पहले तो आप पैसे नहीं कमा सकते, वीडियो पर ऐसे व्यूज आते भी नहीं है, लॉन्ग टर्म में आप ये चीज़ बना भी नहीं सकते हो कुछ चीज़ें। तो इसी तमाम चीज़ें बहुत डिमोटिवेट किया स्टार्टिंग में। इसलिए मैंने कहा कि मुझे पता होता तो शायद मैं स्टार्ट भी नहीं करता, लेकिन मैंने वही था कि स्टार्ट करिए तो अब रुकेंगे नहीं, और करता गया। और फिर 6 से 8 महीने मुझे लगे, बहुत मेहनत करने के बाद में 6-7 महीने में मेरे पहले 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। 1000 16 दिन बाद हो गए 1000 से 10,000। मतलब जो पहले 1000 होने में लगे 7 महीने 6-7 महीने जी, और अगले 10,000 होने में सिर्फ 1 महीने का टाइम, 16 दिन, सिर्फ 16 दिन। और उसके 3 महीने बाद तो हो गए 5 लाख, और उसके 4-5 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद 1 मिलियन। कैसे? मतलब ये क्या कुछ तो टिप्स। इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। आपकी जो मेहनत है वो कंपाउंड होती है और बाद में रिजल्ट देती है। भाई कितने लोग कर रहे हैं ऐसे मेहनत? बहुत सारे कर रहे हैं। देखिए, अब आपने कहा बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, ये हर फील्ड का है। वो चाहे आप कंटेंट क्रिएशन ले लो, यूट्यूबर ले लो, इंस्टा ले लो, या फिर आपको ओलंपिक में जाना हो, आपको दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना हो, आपको बिजनेसमैन बनना हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में 100 लोग अगर काम कर रहे हैं तो जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो ज़्यादा सक्सेसफुल है, जो ज़्यादा फेमस है, वो तो टॉप 5, टॉप 10 रहेंगे या टॉप 1% रहेंगे। और कुछ फील्ड में तो 0.01% कुछ रेशियो का रहेगा, जो कि ओलंपिक में हम देखेंगे उससे भी कम निकलेगा। कि 140 करोड़ की आबादी में एक बंदा भी गोल्ड लेकर के नहीं आया, और अगर एक ही सिल्वर लेकर के आया, 2 लोग सिल्वर लेकर के आए, तो 140 करोड़ में से वो एक बंदा निकला। तो उसकी फील्ड में कितने लोग मेहनत कर रहे होंगे, वो कहाँ निकला और क्या उसका रेशियो सक्सेस का, तो आप वहीं से देख लो। तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग रहेंगे, लेकिन हर फील्ड में कम से कम 5 से 10% तो ये रहेगा। 5 से 10% ये रहेगा। तो आप किसी फील्ड में जा रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए, उसके लिए फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ड्रीम जॉब चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको क्रिएटर बनना है, टॉप क्रिएटर बनना है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आप कंटेंट बना रहे हो, हर चीज़ में आपको सिर्फ अपने आप से एक क्वेश्चन करना है
क्या मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ, क्या मुझ में वो बात है, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझ में थोड़ी सी भी बात है तो मैं अपनी प्रैक्टिस के दम पे वो चीज़ मैं कर लूँगा। ऐसा क्या कंटेंट बना रहे थे उस टाइम पे जो इतनी जल्दी जल्दी से, मतलब जो आपने बताया ना कि 1 मिलियन आपका क्रॉस हो गया, कंटेंट किस पे बना रहे थे स्टार्टिंग में? मैं कंटेंट देखिए, मैंने पहले सोचा था कि जिस तरह के वीडियोस वायरल होते हैं, जैसे मैथमेटिकल ट्रिक में बनाता था 12 = 21, 12 बराबर 21 कैसे होते हैं मैंने प्रूव किया था, वो इधर कुछ बना दिया इधर कुछ कर दिया मैथ्स में। क्या हाँ, बात है। तो वो किया, उसके बाद में 11 बराबर कुछ ऐसा, मतलब अजीब सी मैं हरकत कर रहा था, कुछ मैथमेटिकल वीडियोस बना रहा था जो कि मैंने भी डिलीट कर दी, तो वो मैं बना रहा था। और मुझे लगा कि यार इस तरह की वीडियोस मैंने देखा कि उसके 5 मिलियन व्यूज है तो मेरे भी आ जाएंगे और अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। मैंने अपलोड किया, 50 व्यूज आए, 50 में से 50 मेरे थे। मैंने किसी और के फोन में जाकर के अपने फोन से देख लिए। दूसरा वीडियो अपलोड किया, उसमें 40 आए, 40 से 40 मेरे व्यूज थे। मैंने कहा भैया ऐसे काम नहीं होता, आप इस तरह की वीडियो 10 वीडियो बना लोगे, 11 वीडियो बनेगा ही नहीं। आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि आप कंज्यूम करते आ रहे हो पिछले 2-3 सालों से। मैं कंज्यूम करता आ रहा हूँ पिछले 4 सालों से। संदीप माहेश्वरी सर के सेमिनार हो गए, विवेक बिंद्रा सर के उनके मोटिवेशनल वीडियोस हो गए, उनके बिजनेस के वीडियोस हो गए। गीगल एक चैनल है जिससे मैं बहुत इंस्पायर्ड था, काफी कमाल का चैनल। महात्मा जी टेक्निकल का काफी अच्छा चैनल मुझे लगता था। मैं स्टडी मोटिवेशनल देखता था, स्टडी टिप्स देखता था। तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो सेल्फ हेल्प में, मोटिवेशन में, इन चीजों में है और इसमें मैं लंबा कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ और मेरा पैशन भी मुझे लगता है यही है। ठीक है। तो फिर मैंने वहां से किया यार ऐसे काम नहीं चलता, यूट्यूब पे सही तरीके से काम करना पड़ता है, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो वहां से फिर मैंने सेल्फ हेल्प का कंटेंट वहां पर मैंने पकड़ा और 6 महीने लग गए सर। 500 भी 6 महीने में 500 हुए थे, 500 के 9 दिन बाद 1000 हुए थे और फिर 16 दिन बाद 10,000 हुए थे। और फिर मैंने इस तरह से आपको जो बताया था पहले, इस तरह से सिलसिला चला था। लेकिन पहले 6 महीने में 1000, अगले 6 महीने में 1 मिलियन, ये पूरा रहा अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो। लेकिन अगले 6 महीने में जो 1 मिलियन हुए हैं उसका जो बेस है वो पहले 6 महीने में तैयार हुआ है। वो यहाँ की मेहनत नहीं है, वो यहाँ की मेहनत है। वीडियोस भले ये वाले वायरल हुए हैं लेकिन मैंने जो यहाँ मेहनत की है, यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस की है, नई नई चीजें सीखी है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे एक थंबनेल बनाना, उसमें मैंने टाइम लगाया। वो जो डेप्थ हासिल हुई है ना वो यहाँ से हुई है। तो यहाँ वाली जो मेहनत है, वो नंबर भले कम दिख रहा हो लेकिन जो बिल्ड हो रही है ना चीज, वो यहाँ जो हुआ वो इसी का रीजन था। तो आपकी कोई मेहनत बेकार नहीं जाती। यहाँ पर सक्सेस हमेशा कंपाउंड होती है। जब आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हो, स्टेबिलिटी देखते हो और बहुत बड़ी ग्रोथ देखते हो तो हमेशा आपको कंपाउंडिंग फॉर्म में ही मिलेगी। आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए वो सिर्फ लॉटरी से हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो सक्सेस है वो सिर्फ आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट से ही मिलेगी, जहां पर आप खुद का कुछ बिल्ड कर रहे हो। चाहे कोई भी बिजनेस हो, कोई भी स्टार्टअप हो सकता है, आपका कोई कंटेंट क्रिएशन की जर्नी हो सकती है, हर चीज में वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। और वही चीज है भैया, स्टार्टिंग में मेहनत करो, रिजल्ट नहीं दिखेगा लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। उस दौरान आप क्या क्या चीजें सीख रहे थे? आपने बताया सब कुछ जो मैं फोन से कर सकता था। वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, प्रैक्टिस, मतलब बहुत क्या 2-3 तो चीजें हैं। थंबनेल डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है और टॉपिक पे रिसर्च है। अब इस पे जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया। आप मानोगे नहीं, मतलब मेरा जो फ़ोन था, मेरा फ़ोन मेरी सिस्टर स्कूल जाती थी पढ़ाने तो वो ले जाती थी और कई बार मेरे पास टाइम होता था, मतलब संडे है या फिर किसी दिन मैंने स्कूल से छुट्टी मार ली 12th क्लास में, तो मुझे कुछ मतलब कुछ सर्च करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कुछ सर्च करना हो, कुछ देखना हो तो उसके लिए कंटेंट बनाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो मेरे भैया उस टाइम आप देखोगा एक जियो का फ़ोन काफ़ी प्रचलित हुआ था, अभी भी कुछ लोग यूज़ करते हैं पर अब इतना नहीं करते। पहले हुआ था कीपैड फ़ोन, बहुत प्रचलित हुआ था। मेरे भैया के पास वो था, मैंने उस फ़ोन से बहुत रिसर्च करी। हाँ, वो फ़ोन रहता था तो भैया के यहाँ पे रखा रहता था, उनका इतना यूज़ भी नहीं आता था। भाभी का फ़ोन था, भाभी काम वगैरह करती थी तो मैंने उनका फ़ोन लेकर के उसमें भी यूट्यूब प्ले करता, उसमें भी देखता था और ऐसे तक मैंने रिसर्च की है जब खुद का फ़ोन मेरे पास नहीं होता था। तो ये चीज़ तक मैंने वहाँ पर की है। दीपक, आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं, मतलब वो दिन भी याद आता होगा जब पहले बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं थी और आज लगभग मतलब 43 लाख प्लस आपके चैनल पे सब्सक्राइबर हैं जी। तो मतलब जब वो पीछे के दिन, वो पूरी स्टोरी आपको रिकॉल होती है, कैसा महसूस होता है आपको? प्राउड फील होता है कि मैं अपने आप को थैंक्स कहता हूँ। जैसे अभी पिछला मैंने पॉडकास्ट किया आपको जब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इससे 1 घंटे पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया और वहाँ पर मैंने भी एक बात कही थी। उन्होंने पूछा मुझसे क्वेश्चन कि आप अपने यंगर सेल्फ को या फिर जब आपने स्टार्ट किया था तो उस टाइम आप क्या करते, अगर आज की कंडीशन में चले जाओ या फिर उसको कुछ एडवाइस करनी हो तो क्या करोगे? मैंने कहा कुछ एडवाइस नहीं करूँगा, उसने जो किया वो सब सही किया, कुछ एडवाइस नहीं करूँगा मैं। तो काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही, बहुत अप्स एंड डाउन रहे और बहुत ज़रूरी थे लर्निंग्स के लिए। आफ्टर सक्सेस भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे, कई सारे हार्ट ब्रेक्स हुए, तो हर चीज़ ज़रूरी थी होने के लिए, सिखाने के लिए। तो सारी चीज़ें तब भी होती है, अब भी कई सारी चीज़ें होती है, तो ये जर्नी का पार्ट है, आप इनको टेकल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अपने आप पे प्राउड होता है कि उस टाइम अपने आप पे बिलीव किया, उस टाइम जो मेहनत आपने की
कमाल की थी, कोई नहीं कर रहा था आपके आसपास, और आपके मन में हमेशा एक चीज़ थी, सब लोग मज़े कर रहे हैं, सब लोग इधर उधर टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप अभी काम कर रहे हो, इसका रिजल्ट तेरे को मिलेगा और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी सफलता तेरा इंतजार कर रही है। बार बार माइंड में चलता था। मैं आपसे ना रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि सेम यही चीज़ मेरे साथ भी हुई। आज से 12-13 साल पहले मैं वैदिक मैथ्स मेमोरी पे काम कर रहा था, और ये सब्जेक्ट ऐसे तो है नहीं बहुत ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट है, या स्कूल सिलेबस में मतलब कहीं आप टीचर लग जाओगे, प्रोफेसर लग जाओगे, कोई स्कोप भी नहीं दिख रहा था। बिल्कुल। लेकिन मेरा मन इन चीज़ों में था, और कहीं ना कहीं मेरी जो इंट्यूशन है बार बार मुझे बोल रही थी कि कुछ तो अच्छा होगा, आज अच्छा लग रहा है ना, आज मज़ा आ रहा है ना यार, किसी चीज़ में तो मज़ा आ रहा है, वो चीज़ कर लेते हैं, है ना। तो मैं लगातार रीडिंग करता रहा, और जब वो पीछे के 14-15 साल याद आते हैं ना, आज 7 नेशनल रिकॉर्ड, 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आप वाली बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस टाइम जब मेहनत कर रहे थे बिल्कुल आइडिया नहीं था आगे जाके क्या होगा, लेकिन जब आप पीछे के वो डॉट्स कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और दूसरी वाली जो आपने बात कही ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यार एक बार स्टेप बढ़ा दिया, है ना, मुश्किलें आएंगी, मेरे साथ भी मुश्किलें आई, आपके साथ भी, क्योंकि जब मैं नेशनल रिकॉर्ड बना रहा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा था, मैं एक छोटे से गांव से निकला हूँ, कैसे नेशनल रिकॉर्ड बना पता ही नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होता क्या है ये भी कैसे पता है ना। लेकिन स्टेप आगे ले लिया ना, बस ले लिया, तो अब पीछे नहीं, है ना। तो जो भी देख रहे हैं ना, तो दीपक से 2 चीजें जरूर सीखें। या तो कोई चीज करें नहीं, पहले सोच लें अच्छे से किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, लेकिन जब आपने एक बार स्टेप ले लिया तो फिर आगे बढ़ते चले जाएं, अपनी टाइम अपनी एनर्जी उस चीज़ पे लगाएं, और टाइम लगता, 7 साल की जर्नी। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तो हार्ट ब्रेक उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले दीपक, मान लो सोशल मीडिया का जो भी सिनेरियो है, इसमें कोई भी चीज़ फिक्स तो नहीं है यार, ठीक है। यूट्यूब हम कहते हैं कि हमारा चैनल है, लेकिन यूट्यूब एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो क्या पता कब चाहे, अगर जैसे स्ट्राइक दे कि अगर हमसे कुछ भी मिस्टेक्स वगैरह हो गई, कब हमारा चैनल उड़ा दे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो ना कभी जिंदगी में, दीपक का चैनल उड़ जाए, ठीक है, दीपक को दोबारा से शुरुआत करनी पड़े, तो वो इस लेवल पे आने में कितना टाइम लेगा? 1.5-2 साल के आसपास। 1.5-2 साल में आप 43 लाख सब्सक्राइबर पे मैं नहीं जाऊंगा। देखो, सब्सक्राइबर एक हो सकता है कि मान लो किसी ने मुझे 2019 में सब्सक्राइब किया, 2019 में सब्सक्राइब तो कर दिया, तो आज भी वहाँ पर शो होगा। हो सकता है 2019 में सब्सक्राइब करने वाला मतलब 6 साल बाद आज कुछ और कर रहा होगा, शायद मेरे वीडियोस नहीं देखता होगा, कुछ और करने लग गया होगा। तो सब्सक्राइबर से जज करना किसी को भी सही नहीं होता है। किस चीज़ से जज करें? आपकी रेगुलर व्यूअरशिप, कितने लोग आपको जानते हैं, कितने लोग आपकी बात मानते हैं, अगर आपने कुछ कहा है तो। आपकी कम्युनिटी, अगर आप गायब हो गए पूरी तरह से और आपने सडनली कोई न्यूज, आपको सर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे, फिर उसके बाद लोग कि सर्च करके फिर आपके लोग आपको खोज रहे कि यार कहाँ गया बंदा, ये खोज रहे हैं नहीं खोज रहे हैं, ये आपके लिए असली सक्सेस होती है। तो लेकिन फिर भी मुझे सारे फंडामेंटल्स पता है, मेरे पास सारा सिस्टम्स है, कैसे बिल्ड करना, मुझे सब कुछ पता है। मेहनत करूंगा तो फिर से मैं चीज़ कर लूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को मैं भी बहुत सारा मिलता हूँ, तो इनसिक्योरिटी रहती है। मतलब वो दिल से मेहनत कर ही नहीं पा रहे कि कल को अगर कुछ भी होता है चैनल के साथ तो हमारी सालों की मेहनत खराब ना हो जाए। लेकिन यहाँ आपका भी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि अगर आपने जेन्युइन कंटेंट दिया है, अगर आपने ऑडियंस को बिल्कुल अपने से रिलेट किया है, तो चैनल डिलीट होने के बाद भी लोग आपको सर्च करेंगे। एग्जैक्टली। और चैनल डिलीट नहीं होगा, आप उसी गाइडलाइंस को फॉलो करिए। देखो 5 साल पहले चलते हैं, मेरे साथ जितने भी मेरी नीश में लोग थे, कुछ क्रिएटर्स थे, वो सब इनसिक्योर थे, खुद पे उनको भरोसा था नहीं, क्योंकि वो ना तो इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पा रहे थे वो, और उनको लगता था कि इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, कभी बंद हो सकता है, तो इसके भरोसे नहीं रह सकते। और वो इस चीज़ की वजह से कुछ और काम में लग गए और इधर से पूरी तरह से गायब हो गए कुछ टाइम बाद। और मुझसे वो कहते थे कि इसका भरोसा थोड़ी ये वगैरह वगैरह। मैंने उनसे कहा कि भाई एक बात बता, क्या यूट्यूब इंडिया में 1 साल तो रहेगा ना कम से कम? उससे कहा हाँ 1 साल तो कम से कम रहेगा। मैंने कहा बहुत है मेरे लिए, 1 साल में मैं इतना कर लूँगा कि आने वाले 5 साल कुछ करना नहीं पड़े, इतना मैं कर लूँगा अपने लिए, और आने वाले 5 साल में कुछ भी कर लूँगा उसके बाद, फिर कोई इशू नहीं है। तो 1 साल तो है ना? उसने बोला हाँ। मैंने ठीक है, बहुत है मेरे लिए, इतनी कमिटमेंट थी मेरी उसके लिए। 1 साल निकल गया, फिर उसके बाद हर तरह कुछ नहीं हुआ ना उसके बाद भी, ना यूट्यूब गया, ना हम गए, ना हमारा चैनल गया। गाइडलाइंस में आप रहो। क्या कोई सेक्सुअल कंटेंट बना रहा है पूरी तरह से, कोई बहुत इलीगल तरीके से कोई चीज़ प्रमोट कर रहा है, तो फिर वो तो भैया निपटेंगे, तो उनको डरने की जरूरत है। अगर आप सही काम कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर सही काम कर रहे हो, लोग आपको पसंद करते हैं। आज यूट्यूब बंद हो गया, आपको यूट्यूब ने बंद कर दिया, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओगे, लोग आपको वहाँ देखने आ जाएंगे, आप वहाँ से पैसा कमा लोगे, आप इंस्टा से कमा लोगे, आप लिंक्डइन से कमा लोगे, आप फेसबुक से कमा लोगे, आप ट्विटर से कमा लोगे। तो हमको यूट्यूबर नहीं है, हम कंटेंट क्रिएटर है। आज यूट्यूब ने हमको बंद कर दिया, हम इंस्टा पे कंटेंट बनाने लग जाएंगे, क्योंकि मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ ना,
मैं यूट्यूबर नहीं था, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो कंटेंट मैं कहीं पे भी क्रिएट कर लूंगा। तो लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पे आपका कंटेंट जाता है? हाँ, सभी पर इतनी फेसबुक पे इतना एक्चुअली हमारा नहीं है, इंस्टा पर, लिंक्डइन पर और मेनली यूट्यूब पे हमारा है। दीपक, मान लो एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स को जाके बता रहा है कि मुझे ना सोशल मीडिया में कुछ करना है, हाँ, ठीक है, और पेरेंट्स मना कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, तो उन पेरेंट्स को क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि बच्चे किस तरीके से उन पेरेंट्स से बात करें? क्या सोशल मीडिया एक स्ट्रॉन्ग करियर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे? मतलब बहुत कम का बनेगा, लेकिन इसको मान करके चलना प्रॉपर वो हम नहीं कह सकते, है ना। लेकिन किसी का नहीं बनेगा ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि बनाने वाले तो बना रहे हैं ना। तो करियर बन सकता है, लेकिन आप स्टार्टिंग में पूरी तरह से इस पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है। और माँ बाप भी अगर कर रहे हैं तो कई बार तो बच्चों में दिख जाता है कि टाइम पास कर रहा है, और बच्चा सीरियस ये भी दिख जाता है। तो जब बच्चा सीरियस होता है ना, तो माँ बाप फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीरियसली लेते भी हैं। आज की डेट में एक्टिव हो रहे हैं माँ बाप, ने देखा है। तो अब मुझसे ना लोग ये सवाल भी करते हैं कि अच्छा मैं पेरेंट्स को कैसे मनाऊं, कैसे अपने पेरेंट्स को मनाया जा सकता है इस चीज़ के लिए। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर आपको अपने आप पर पूरा विश्वास है तो ही आप अपने पेरेंट्स को बिलीव दिला सकते हो। एक चीज़ और बताओ, एक कोई भी स्टूडेंट है, उसको अपने बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करके सोशल मीडिया में आना चाहिए या उसके साथ साथ इसको बिल्ड करना चाहिए, पैरेलल बिल्ड करना चाहिए? आप किसी भी सिचुएशन में, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, आपको कंटेंट क्रिएशन सीखना ही चाहिए, हर किसी को। आज आप देखोगे बड़े बड़े बिजनेसेस जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी। उसके लिए कई बार उनको क्या करना पड़ता है, उनको मार्केटिंग टीम हायर करेंगे, उसमें किसी को कोई कंटेंट क्रिएटर हायर करेंगे, उनसे वीडियोस बनवाएंगे, उनसे एड्स बनवाएंगे, उनके थ्रू मार्केटिंग करेंगे। ये तरह की चीज़ें करवानी पड़ रही है उनको। या फिर बिजनेस के फाउंडर्स भी कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं। निखिल कामत को आप देखोगे पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जोमेटो के जो फाउंडर उन्होंने पॉडकास्ट स्टार्ट किए, और अलग अलग फाउंडर्स जो है वो इस पर सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। तो वो तब जा करके सीखें कुछ लोग, और कुछ लोग आ ही नहीं पा रहे क्योंकि उनके अंदर वो स्किल ही नहीं है, कैमरे के सामने बोल नहीं पा रहे ठीक से, मार्केट में आ नहीं पा रहे। तो वो चीज़ आप पहले ही सीख लो ना, तो आपको मजा आ जाएगा बिजनेस में। जो इंसान अपने बिजनेस को और सोशल मीडिया को कनेक्ट कर पाया, उसकी बल्ले बल्ले है। बिल्कुल सही। अब होता क्या कि कंटेंट क्रिएटर्स मेरे जैसे, वो बिजनेस नहीं कर पाते बेचारे, क्योंकि वो कंटेंट क्रिएशन में टाइम दे पाते हैं और उन्हीं में सब निकल जाता है उनका। तो वहां पर वो एक लिमिटेड पैसा कमा लेते हैं, ठीक है, काम चल जाता है, खुश है, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ होते हैं बिजनेसमैन जो कि बिजनेस में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएटर में ना तो बोल पाते हैं, ना अच्छा टॉपिक सर्च कर पाते हैं, क्या चलता है उनको पता नहीं है, उनको कोई आइडिया नहीं, वो टाइम दे भी नहीं पाते और कुछ अच्छा कर भी नहीं पाते। लेकिन कुछ होते हैं धुरंधर जो सोशल मीडिया को और बिजनेस को कनेक्ट कर लेते हैं, वो बूम कर जाएं, दोनों को लिंक कर देते हैं। वो पैसा नहीं बनाते, वो दौलत बनाते हैं। बिजनेस प्लस सोशल मीडिया, यही शायद राज शमानी ने भी किया है। नहीं, बिजनेस में इतना बड़ा नहीं है। मतलब जो उनका ऑडियंस बेस अगर हम कहेंगे और जो पॉपुलैरिटी हम कहेंगे उस भी आप पे, और जो सोशल, मतलब एक तरफ मान लो सोशल मीडिया उनका इतना बड़ा है, तो बिजनेस भी इतना ही बड़ा है ना। अच्छा, इतना बड़ा सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया का यूज करके बिजनेस इतना बड़ा होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि तब दौलत बनाई इंसान ने। क्या सोशल मीडिया से वो बहुत कमा रहे हैं, और 0.1% क्रिएटर भी नहीं होंगे जो इतना कमाते होंगे, वो करोड़ों में कमाते हैं, उनकी पूरी रेस्पेक्ट करता हूँ मैं। लेकिन फिर भी वो जो आप कह रहे हैं उससे वो कनेक्ट नहीं होता। दीपक एक कंटेंट क्रिएटर है या बिजनेसमैन है, या दोनों? कंटेंट क्रिएटर या दोनों? कंटेंट क्रिएटर। बिजनेस में इतना नहीं हूँ मैं, हूँ पर इतना नहीं। तो आगे आई एम आर्टिस्ट। आप बिजनेस में जाएंगे आगे? सोशल मीडिया से कनेक्ट करके हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और हम कर रहे हैं इनफैक्ट कई सारी चीज़ें। अब दीपक, मैं उस बात पे आना चाहता हूँ, आपने बोला कि 1 से 1.5 साल में मैं दोबारा से इसी लेवल पे आ सकता हूँ। जो आज की डेट में यूट्यूब पे अपना चैनल बना रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं चैनल बनाते हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ लगा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यार उनका टाइम वेस्ट ना हो, उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो, बिल्कुल वो ऑथेंटिक स्टेप्स बताए जाएं कि जिसने आज शुरू किया है कैसे वो 1 से 1.5 साल में मेहनत करके एक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो दीपक दहिया बन जाए, लेकिन वो एक लेवल पे आ जाए। तो उसके क्या क्या स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप बताइए। कि कंटेंट क्रिएशन में कैसे कोई बिल्कुल जीरो से तो आज स्टार्ट करता है, तो स्टेप बाय स्टेप 1 साल में एक अच्छा लेवल अचीव करता है, उसके लिए क्या किया जाए। देखिए, फिर से मैं अब थोड़ा सा फिर से पीछे चलता हूँ और अपनी बात को फिर से मैं रिपीट करूँगा वहाँ पर मेरा आंसर, क्योंकि वहीं पर छिपा हुआ है और हर चीज़ का आंसर वहीं पर छिपा हुआ है। चाहे वो कंटेंट क्रिएशन में आपको आना हो या किसी फील्ड में जाना हो, हर जगह पे बहुत कंपटीशन है। पर ये लोग कहेंगे कि कंपटीशन में ग्रो करना मुश्किल है। अभी मेरी बुक आने वाली है कुछ टाइम में, अभी प्रिंट नहीं हुई, वरना मैं आपको गिफ्ट करता बुक में, आप यहाँ पर अपनी पहली बुक। हाँ, तो उस बुक के स्टार्टिंग में 1st 2nd पेज में मैंने लिखा है कि
लोगों को लगता है कि कंपटीशन के वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। हाँ। आप एक बार देखो, इस दुनिया में हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, हर कोई पेन से बचने के लिए रील्स देख रहा है, हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है। आप देखोगे 99% लोग डिस्ट्रैक्टेड दिखेंगे आपको। हर कोई अगर डिस्ट्रैक्टेड है तो ये तो बहुत आसान हुआ ना सक्सेसफुल होना। किसी भी फील्ड में देखो आप, अगर टॉप 10% लोग बहुत आप एक लेवल पर है, 80% लोग तो टाइम पास ही कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। कंपटीशन जो है वो 10 और 20 के बीच में है। बस वहां पर भी आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी भी आप मेहनत करोगे, निकल जाओगे आप। आपका दिन कैसे जाता है अभी का? हाँ, मतलब स्क्रीन टाइम क्या रहता है? आप 4-5 घंटे। मतलब खुद का कंटेंट बनाते हैं या जैसे बाकी जैसे लोग करते हैं, रील्स देख ली, शॉर्ट्स देख लिए, आप भी ऐसा करते हैं? मैं भी करता हूँ, क्योंकि कंज्यूम करना मेरे लिए कितने टाइम के लिए करते हैं? कभी कभी बिल्कुल नहीं, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा? हाँ, कभी कभी 3-4 घंटे हो जाता है, कभी कभी आधा पौन घंटा भी मुश्किल से नहीं होता। दीपक, आपने बताया था हार्ट ब्रेक के बारे में, वो क्या मतलब स्टोरी? हार्ट ब्रेक सिर्फ ब्रेकअप नहीं होता है। हार्ट ब्रेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आपको दुख मिला हो, किसी भी चीज़ में हो, तो वो एक हार्ट ब्रेक में कंसिडर होता है। पर आप जिस फॉर्म में पूछना चाहते हो वो भी हुआ है, ऐसा नहीं है। वो भी हुआ है? वो क्या हुआ था? That was a kind of rejection after waiting for 3 to 4 months. जो आप मतलब इतने डेडिकेटेड हुए, जैसे कि 11th क्लास में ही हो गए थे, वो उस चीज़ के बाद हुए थे? उस चीज़ के बाद हुआ था। उस चीज़ के बाद ही? हाँ। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ कि 11th क्लास के बच्चे में इतनी मैच्योरिटी कैसे आ सकती है? नहीं, ये तब की बात है जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले थे, तब की बात है। अच्छा, तब? हाँ, इन द मिडिल ऑफ जर्नी। मिडिल जर्नी में? या ठीक है। तो मतलब उसका रीज़न क्या था? रीज़न मैंने कहा ना, वी वर नॉट इन अ रिलेशनशिप, दैट वाज काइंड ऑफ रिजेक्शन। या तो और यूट्यूब के बारे में जो भी आप अपने कुछ सीक्रेट्स बताना चाहें, कुछ टिप्स देना चाहें, यूट्यूब को कैसे ग्रो करें? ठीक है, मैं देखो लोगों को बहुत सिंपल चीज़ कहता हूँ कि जैसे आपने सुना होगा 80-20 रूल के बारे में शायद तक, कि इस दुनिया की जो 80% दौलत है वो दुनिया के 20% लोगों के पास में है। बिल्कुल। इस दुनिया की जो 80% दारू है 20% लोग पी जाते हैं, है ना? ऐसे ही होता है। सो अगर 100 लोग आए हैं तो जो टॉप में रहेंगे वो 20% रहेंगे, बाकी 80% ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप चलो एग्जाम, आप स्टूडेंट को ट्रेन वगैरह भी करते होंगे, आपका स्कूल भी ना शायद तक। हाँ। चलो आप इस बात से रिलेट करोगे, सिलेबस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% है उसी में से 80% पेपर निकलता है। बिल्कुल करेक्ट? बिल्कुल वही बात है, हर जगह पर रूल अप्लाई होता है। इनफैक्ट आपका पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने ये रूल सुनने के बाद में अपना यूट्यूब का एनालिटिक्स में चेक कर रहा था, मैंने देखा 79 मतलब 80 के अराउंड ही हो गया। तो 80% लोग ऐसे होते हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन वीडियो देखते हैं। बिल्कुल, ये एज इट इज निकला। मतलब इस दुनिया के 20% बादल ही 80% बारिश करते हैं। इस दुनिया की 20% जमीन पे ही 80% जो अपना वो है अनाज वो निकलता है। बाकी जगह पर तो पानी है, कुछ जगह पर तो 20% पे खेती होती है। ये हर जगह यूनिवर्सल लॉ बन गया है ये एक। तो ये 80-20 का जो रूल है ना, ये सेम यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन में अप्लाई होता है। सिर्फ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% पे फोकस करना है, 80% ग्रोथ आपको उससे मिल जाएगी। यूट्यूब में क्या क्या होती है? एक होती है वीडियो टॉपिक सिलेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो शूट करना, वॉइस एडिट करना, वीडियो एडिट करना, अपलोड करना, टाइटल ढूंढना, थंबनेल बनाना, डिस्क्रिप्शन देखना, टैग्स देखना, हैशटैग देखना, एसईओ करना, इंस्टाग्राम पे शेयर करना, किसे प्रमोट करवाना, ये सारी चीज़ें होती है। टोटल 15-20 मैंने नाम ले लिए। ये टोटल 100% होती है। मैटर करती है सिर्फ 2 चीज़ें, थंबनेल और कंटेंट। अच्छा, थंबनेल मैटर करता है? डेफिनेटली। अच्छा, और दूसरा आपने बताया कंटेंट। आपने कंटेंट क्या दिया? कंटेंट आप क्या डिलीवर कर रहे हो। अच्छा, आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत बेकार होगी, चलेगा, वॉइस क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं चलेगा, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, आपके बोलने का तरीका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कंटेंट आप क्या दे रहे हो, वैल्यू आप क्या दे रहे हो, आपकी वीडियो का पर्पस पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका कॉमेडी वीडियो है तो लोगों को देखकर कि हंसी आ रही है या नहीं आ रही है, डजंट मैटर आपकी कैमरा क्वालिटी क्या है, आपने क्या हरकत की है, आपकी कैसी शक्ल है, कुछ मैटर नहीं करता। लोग अगर हंस रहे हैं आपकी वीडियो को देख करके, एंजॉय कर रहे हैं, आपका पर्पस पूरा हुआ, आप सफल हो जाओगे। आप अगर मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हो, क्या आपकी वीडियो को देखने के बाद में लोग के रोंगटे खड़े हुए? अगर हाँ, तो आपका मोटिवेशनल वीडियो बनाना सफल, आप इस चीज़ के लिए बने, आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं तो फिर आप कुछ ना कुछ कमी कर रहे हैं, अभी आपके अंदर कमी, आप में वो बात नहीं है, तो आप ग्रो नहीं कर सकती, बाद में ग्रो करोगे फिर आप। हर चीज़ में ऐसा होता है, आपकी वीडियो का पर्पस पूरा होना चाहिए, वो कंटेंट जो आप डिलीवर कर रहे हो वो उसमें दम होना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट। कंटेंट में दम होगा तो एंगेजमेंट आएगी, और एंगेजमेंट से आपका वीडियो वायरल होता है। सिंपल। बाकी जो चीज़ें हैं, टैग्स 0% मैटर करते हैं, डिस्क्रिप्शन 0%, एसईओ 0%, हैशटैग 0%। लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, इसी पे लोग ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ आसान होती है ना, उसमें कुछ करना नहीं है, उसमें तो ढूंढना वगैरह है। लेकिन कैमरा के सामने बैठे यहाँ अनकंफर्टेबल होते हैं लोग स्टार्टिंग में। बोलने में घबराहट होती है, उसको लोग अवॉइड करते हैं। वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैशटैग ढूंढना है, टाइटल ढूंढना है, डिस्क्रिप्शन ढूंढना है, कुछ मैटर नहीं करता। टैग्स, चैट जीपीटी पे जाओ, आराम से सारा का सारा कंटेंट मिल जाता है। बस। या
अगर वहां से नहीं भी ढूंढना है तो सब अपनी टीम बना लेते हैं, टीम का काम रहता है। हाँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंटेंट के साथ ही जो थोड़ा सा गड़बड़ चलती है ना, वो कंटेंट के साथ ही चलती है। तो ये जो 20% मतलब आपका थंबनेल और आपका कंटेंट, और बाकी जो 80% है वो बाकी सारी चीजें। हाँ, 80% ये मैटर करता है, 20% बाकी चीज मैटर करती है, लेकिन 80% जो सक्सेस है वो इससे आपको मिलेगी। बहुत बढ़िया यार, ये मतलब आपने इतनी जबरदस्त एक क्रांतिकारी सलाह मैं कहता हूँ कि भाई एक चीज बताओ ना, 7 साल का एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा चैनल बनाया है, और आप आज ही मतलब ये आपको जानने में काफी टाइम लगा ना, ये चीज जानने में, है ना, और आज आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आज ही आपको पता चल रहा है, और आप इस चीज को अप्लाई करो। और कुछ बताना चाहते हैं यूट्यूब के बारे में? और 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, स्टार्टिंग में जो लोग गलतियां करते हैं, लोग को बता देते हैं शेयर करके। चलो होती है कि यार बहुत मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया है, तो मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हूँ, इंस्टा पे स्टोरी लगाता हूँ, और वो ढिंडोरा पीट देते हैं सब दूर, और फिर उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है 1-1 साल तक। कई बार लोग टोंट मारते हैं, देखते हैं, फिर यूट्यूब पे करोड़ों लोग हैं, वो माइंड में कभी नहीं रहते। लोगों के माइंड में सिर्फ वो 4-5 लोग रहते हैं जो पता है कि यार ये लोग तो देखेंगे मेरे आसपास वाले, कि मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरा फ्रेंड हो गया, मेरा भाई हो गया, मेरी बहन हो गई, मेरी भाभी हो गई, मेरे भैया हो गए। वो देखेगा तो क्या सोचेगा, क्योंकि उसको पता है मैं यूट्यूब पर बनाता हूँ, और मेरा चेहरा देख के वो वीडियो देख लेगा तुरंत ही, उसको पता भी लग गया, सर्च करके देख लेगा वो। तो लोगों के माइंड में वो एक चीज़ होती है कि यार वो देखेगा तो क्या सोचेगा। लोग भूल गए कि यूट्यूब पे लाखों व्यूअर्स उनके लिए वीडियो बना रहे, वो नहीं सोचेंगे, वो 1% के बारे में सोच लेंगे। अपने आसपास के लोगों को जितना हो सके मत बताओ, उनको ऑर्गेनिकली पता चल जाए तो आप समझ लेना आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आप इनिशियल बेस पे प्लीज मत बताओ, आपको बहुत कुछ आप खो दोगे उससे। लोग आप बहुत कॉन्शियस होकर के वीडियो बनाओगे, और जो बताना चाहिए आपको बता ही नहीं पाओगे आप। तो आप प्लीज स्टार्टिंग में चीज हाइड रखें। आप हाइड रखते थे? गलती करी इसलिए मैं बता रहा हूँ। और अब दीपक हाइड रखता है या नहीं? बस अब तो लोग देख ही लेते हैं। अब तो खुद ज्यादा के सर्च करते हैं। अब तो कुछ ज्यादा के सर्च कर लेंगे। जी। और एक और चीज मैं बता सकता हूँ यहाँ पर, लोगों को स्टार्टिंग में ना कैमरा की शाइनेस होती है, बहुत इनसिक्योर होती है, और उसकी वजह से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है ना। हम कहा जाता है ना कि लोग, अब मैंने ये बात भी मैंने अपनी बुक में मेंशन की है, क्योंकि अब मेरे को बार बार इससे कनेक्ट में इसलिए कर पा रहा हूँ, बुक को प्रमोट करने का पर्पस मेरा इतना नहीं है, क्योंकि मैं जो मानता हूँ, मैं जो बिलीव करता हूँ, वही बातें मैंने अपनी बुक में लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ ये भी लिखी हुई है कि इंसान कभी भी अपने मतलब हर टाइम अपने कंफर्ट जोन में नहीं होता है। हम कहते हैं कि यार मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, वो अपने कंफर्ट जोन में अटका पड़ा नहीं। इंसान अपने फियर जोन में होता है। इंसान को उसको उसी से डर लगता है, तो उस काम को टालते रहता है, और टालने की वजह से उसको वो क्या कहता है कि तो अपने कंफर्ट जोन में कर नहीं पा रहा हूँ। नहीं तो फियर जोन में तो एक बार करके देख, तेरे को मजा आएगा, तो को सक्सेस मिलने वाली है, तो उसको टाल कैसे सकता है? तो अपने फियर जोन में, तो उस जोन को टैकल करना ही पड़ेगा आपको। लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन कई बार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर कैमरा शाइनेस होती है। कैमरा के सामने आप वीडियो नहीं बनाते हो, आप सिर्फ वॉइस ओवर करते हो, तो लोगों को वॉइस ओवर करने में भी डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता था। दीपक एक चीज़ और मुझे बताओ, तो कंटेंट जैसे यूट्यूब पे भी कई तरीके का, शॉर्ट्स के फॉर्म में भी है, लॉन्ग फॉर्मेट में भी है, आपको कंटेंट कैसा बनाना चाहिए, शॉर्ट्स वाला या लॉन्ग फॉर्मेट वाला? दोनों। अच्छा, दोनों बनाना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए उनकी? डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्वालिटी आप दे पा रहे हो। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप आपको 1 दिन लगता है वीडियो बनाने में, तो 1 दिन ले लो और अपलोड कर दो। 7 दिन लगते हैं तो 7 दिन ले लो और अपलोड कर लो। 6 महीने लगते हैं तो 6 महीने में एक वीडियो बनाओ और वो अपलोड कर दो। लेकिन उस एक वीडियो में वो बात होनी चाहिए कि उसको बनाने में 6 महीने लगे हैं। इतनी क्वालिटी, इतनी रिसर्च, इतनी स्टोरी टेलिंग, इतनी फिल्मिंग वगैरह सब होनी चाहिए। फिर वो वैसा ना हो कि आप तो सिर्फ बनाने में तो 10 दिन लग रहे हैं और अपलोड 1 महीने में कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 महीने में कर रहे हो तो 1 महीने वाली क्वालिटी दिखनी चाहिए। सही बात। फिर भी ऑन एन एवरेज आप पूछ रहे हो तो हफ्ते में 2 वीडियो या 1 वीडियो तो कंपलसरी आप बनाओ। स्टार्टिंग में क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी मैटर करती है। ओके। फॉर एन एग्जांपल, आपने चैनल स्टार्ट किया और बंदा ये कैमरामैन है, इसने भी चैनल स्टार्ट किया। आपने फोकस किया क्वालिटी पर कि मैं तो क्वालिटी देकर के बनाऊंगा, और आप मान लो कि महीने में 3 वीडियो बना रहे हो, साल के कितने वीडियो हो गए? 36 वीडियोस। ठीक है, आपने क्वालिटी फोकस करने के लिए करा था इस तरह से। उसके बाद में एक बंदा है, मतलब आपने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है और आप वीडियो बना रहे हो, तो वही क्वालिटी आपकी रहेगी। इसने भी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है और इसने सोचा कि यार मैं ना हफ्ते में मैं तो 4 वीडियोस बनाऊंगा, तो हफ्ते के 4, महीने के हो गए ये 16 वीडियोस, और साल के हम देखेंगे तो 100 से ज्यादा वीडियोस हो गए। एक तरफ 1 साल बाद दोनों की कंडीशन हम देखते हैं। उसने आपसे ज्यादा वीडियो बनाए तो उसने आपसे ज्यादा टॉपिक सोचे होंगे, उसने आपसे ज्यादा रिसर्च की होगी, मतलब रिसर्च की होगी टॉपिक के लिए, उसने आपसे ज्यादा स्क्रिप्ट लिखी होगी, उसने आपसे ज्यादा वॉइस ओवर किया होगा, उसने आपसे ज्यादा कैमरे के सामने गया होगा, उसने आपसे ज्यादा एडिटिंग की होगी। चलो छोड़ो, आपने वो की है, हर चीज में उसने आपसे ज्यादा की है क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी। आपके 36 वीडियो थे तो आपके चांसेस जो हुए वो 36 वीडियो के वायरल होने के चांसेस हुए। एक तरफ उनके पास में 100 वीडियोस है तो उनके पास में 100 चांसेस है वायरल होने के।
आपके उसमें 36 है, उनके उसमें 100 चांसेस, यानी आपके उनकी जो चांसेस वो 3 गुना ज़्यादा है आपसे, क्योंकि आपके जो वीडियो से वो कम है और उनकी वीडियो ज़्यादा है। खैर क्वालिटी मैटर करती है, डेफिनेटली क्वालिटी का सवाल आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप चाह करके भी क्वालिटी नहीं दे सकते। सही बात तो क्वांटिटी फोकस करो, क्वालिटी कम्स फ्रॉम क्वांटिटी। यूट्यूब से कितना पैसा कमाया जा सकता है और कैसे? करोड़ों करोड़ कमाया जा सकता है। तो अभी आप और बस टॉप 0.1% में आना पड़ेगा। मोटा मोटा आइडिया दे सकते हैं दीपक कितना कमा रहा है मंथली बेसिस पे? 8-10 लाख। किस तरीके से कमा रहा है? दीपक दया का एडसेंस, दीपक दया चैनल पे स्पॉन्सर, दीपक दया 2.0 पे एडसेंस, उसी पे स्पॉन्सर, और हमारे कोर्सेस, कंसल्टेशन अलग से, और एक दो कुछ और छोटी मोटी चीज़ें जो कि हम बिल्ड कर रहे हैं। आपकी एज कितनी है अभी? 23 यानी 22-23 में लगभग 8-10 लाख रुपए आप कमा रहे हैं जी। और ये सब कंपाउंड होता रहेगा आने वाले 2-3 साल में। 2-3 साल के बाद विजन क्या है? मंथली कितना, किस लेवल पे? 2-3 साल नहीं, मेरा तो इनफेक्ट इसी साल के एंड ईयर तक इसको डबल कर दूंगा मैं। इसको डबल कर देंगे पूरा प्लान 10 का 20 प्लान तो एटलीस्ट कम से कम हो जाए। अच्छा, बहुत सारे क्रिएटर जो है मल्टीपल चैनल्स बनाते हैं, क्या मल्टीपल चैनल्स बनाने चाहिए? नहीं, आपको लगता है कि मैं एक चैनल पे काम कर रहा हूँ, करो। उसका लगता है कि इससे बिल्कुल ही डिफरेंट नीश पे डिफरेंट ही तरीके से प्रॉपर काम करना है मुझे, और वो काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, मेरे पास टाइम भी है, और उससे मेरे मेन चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो करना चाहिए। अदरवाइज सपने में भी मत सोचना, बहुत डिस्ट्रैक्ट होंगे आप, अपने मेन चैनल से भी हाथ धो बैठोगे लॉन्ग टर्म में, मत करना। आजकल पॉडकास्ट बहुत चल रहा है, पॉडकास्ट बिजनेस, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। डेफिनेटली। तो पॉडकास्ट की एक तो मैं वो ब्लास्ट स्ट्रेटेजी बताते हैं कि क्या ब्लास्ट स्ट्रेटेजी है, कौन बताता है? मैंने भी सुनी है कई सारे क्रिएटर्स वगैरह ना कि मैं बात करूं, कई सारे क्रिएटर्स हैं जिनसे मैंने पूछा कि भाई ठीक है मैं भी पॉडकास्ट बनाता हूँ, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट बनाते हैं, पॉडकास्ट को वायरल कैसे किया जाता है? तो उन्होंने बताया कि एक पॉडकास्ट बनाओ, उसके बाद पॉडकास्ट जैसे ही अपलोड होता है सेम डे हर 15 मिनट के बाद में आप अपना एक शॉर्ट रिलीज करो, आप अपने एक रील रिलीज करो। कम से कम आपको 10 सेम डे करने हैं। ठीक है। और उसके बाद हर दिन आपको कम से कम 8-9 शॉर्ट्स रील्स फॉर्मेट में। 110% फॉल्स है बिल्कुल। अच्छा, कोई हाथ पैर ही नहीं इस बात के। लोग लगता है हाइप क्रिएट होगी, मतलब नहीं होती हाइप। आप बहुत पॉपुलर हो तो हाइप क्रिएट होगी, अदरवाइज कितने हैं पॉपुलर में? 3-4 हैं, 5-6 हैं, 8-10 नंबर का तो आपको नाम भी पता नहीं मिलेगा। तो वो तो बहुत उन 8-10 लोगों के लिए टिप हो गई। टिप तो चाहते ही वो है ना जो इनसे बाहर है, तो उनके लिए तो टिप काम की है ही नहीं। आप कर लो ये चीज़, एक्सपेरिमेंट कर लो, नहीं होगा। और मैं कहता हूँ आपको ये चीज़ करो, आप एक भी शॉर्ट में डालो, लेकिन अगर आपका पॉडकास्ट सही है तो वो चल जाएगा। और आप 10 शॉर्ट डालो, 10 नहीं 20 डालो, पॉडकास्ट के साथ भी पॉडकास्ट के बाद भी, आपको चलेगा ही नहीं पॉडकास्ट। कर लो, बेट लगाता हूँ उन लोगों से। सही बात है। पॉडकास्ट, क्योंकि अब ये जो मेरा क्वेश्चन है ना उनके लिए है जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट का स्कोप आप क्या देखते हैं? हर चीज़ का स्कोप है, पर जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चल जाती है तो उसमें बहुत लोग आना चाहते हैं और आते हैं, तो वो जो कचरा हो जाती है चीज़, तो लोगों का उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है, खत्म नहीं होता है, कम हो जाता है हर चीज़ में। तो जो इंटरेस्ट है, आप देखोगे जैसे कि 2020 में या नहीं 21-22 में व्लॉगिंग की बीमारी आई थी और हर कोई व्लॉगिंग कर रहा था। आप देखोगे हर जगह पर आपको व्लॉग बनाते हुए लोग दिख जाएंगे, हर कोई व्लॉगिंग में आ रहा है, व्लॉग स्टार्ट कर रहा है अपने चैनल के साथ साथ, तो हर कोई उसमें आ गया। तो फिर लोग लगा रहा है तो कचरा हो गया पूरी तरह से, ऑडियंस लगा हर किसी के बना रहा है, अब क्या है देखो इनको, तो फिर सबने बंद कर दिया। अब आपको 4 व्लॉगर के नाम पूछूंगा, आप नहीं बता पाओगे चौथे का नाम। मैं आपसे पूछूंगा आपने लास्ट टाइम किसको व्लॉग बनाते हुए देखा था, तो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि यार किसने बनाया था मेरे सामने लास्ट टाइम व्लॉग, नहीं आएगा ना माइंड में। पहले मिल जाते थे। तो जब बहुत ज़्यादा चीज़ चलती है ना तो वो कचरा हो जाती है और फिर वो मार्केट से चली जाती है, लेकिन बंद नहीं होती है। व्लॉगर्स आज भी कंटेंट बना रहे हैं, वो चल रहे हैं। तो जो टॉप के क्रिएटर्स है वो हर फील्ड में रहेंगे, बस यही कि वो ट्रेंड में आकर के ना निकल जाए कि आप ट्रेंड में आए वहीं पर स्पाइक हो आपका और वहीं पर आप एंड हो गए, ये नहीं होना चाहिए। आपका स्टार्टिंग से चल रहा है और आपकी कैटेगरी में ट्रेंड आया, कोई नहीं चला ट्रेंड में, हम अच्छे हो गए और कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते रहेंगे, ऐसा होना चाहिए। दीपक, क्योंकि ट्रेंड आते रहते हैं, क्या हमें ट्रेंड के हिसाब से कंटेंट बनाना चाहिए या जो हमारी नीश है, जो हमारी एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए? देखिए 2 तरह का कंटेंट एक हर एक क्रिएटर को बनाना चाहिए, मैं कहता हूँ। पहला है एवरग्रीन कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो आज से 5 साल बाद भी लोग देख सकते हैं आपका वीडियो। ठीक है, 5 साल बाद नहीं तो कम से कम 1 साल बाद तो देख ही ले। वो कंटेंट आप बनाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कंटेंट आपकी बहुत हेल्प करता है, आपको बहुत स्टेबिलिटी देता है रेवेन्यू फॉर्म में। 80-20 का रूल अप्लाई करता हूँ, मेरा 80% रेवेन्यू 20% वीडियो से आया है। मतलब आप इस 80-20 के पीछे, मतलब ये आपने बिल्कुल जमा लिया। आप तो बता दो कोई सी भी फील्ड, कोई सी भी चीज़ में वो रूल
मतलब मैं प्रूव कर दूंगा ना उसको मैं। हाँ। और ये फैक्ट है, बिल्कुल मेरे fact है। 20% वीडियो से ही मेरे 80% सब्सक्राइबर्स आए हैं। अब एक वीडियो तो ऐसा है जिससे मेरे 7 लाख बढ़े सब्सक्राइबर, एक सिंगल वीडियो से? एक सिंगल वीडियो 7 लाख बढ़े, किसी एक से मेरे 1 लाख बढ़े सब्सक्राइबर। तो ऐसे 20% वीडियो जो है ना, उन्हीं से मेरे 4 मिलियन के आसपास उन्हीं से हैं। बाकी 80% से बाकी के 4-5 लाख होंगे। तो 80-20 करोड़ हर जगह, वहां पर भी है, इधर भी है। तो वही यहाँ पर भी बात अप्लाई होगी। पॉडकास्टर जो टॉप के हैं वो रहेंगे, बाकी मोस्टली निकल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि अभी लोग ना पॉडकास्ट सुनना थोड़ा कम पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप उनको बहुत भयानक रीजन दे देते हो, बहुत ही अच्छा रीजन दे देते हो, तो लोग देखेंगे। या फिर थोड़े अलग टॉपिक, थोड़ा अतरंगी टॉपिक, थोड़ा नए टॉपिक, थोड़ी अच्छी डेप्थ के साथ हो या और अच्छी रिसर्च के साथ में करते हो, तो भी आपकी अच्छी व्यूअरशिप अभी भी आएगी। और अभी भी मतलब ये काफी टाइम तक पॉडकास्ट चलेंगे। पॉडकास्ट जो है एक जनरल टॉपिक्स पे होने चाहिए, या जो आपकी नीश है उससे रिलेटेड एक्सपर्ट आपके पास में आना चाहिए? आपकी नीश से रिलेटेड होना चाहिए आपके पास में। और मैं तो कहता हूँ रीजनल लैंग्वेज में बहुत स्कोप है, लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। मराठी के क्रिएटर मराठी छोड़ करके हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी में पहले लाखों लोग भरे पड़े हैं। मराठी में करो से कोई नहीं चलेगा। पंजाबी लोग पंजाबी में करो तो सही, आप पॉडकास्ट प्रॉपर से पंजाबी में चलेंगे। हरियाणवी में आप करो प्रॉपर, भोजपुर में आप करो प्रॉपर, बंगाल में आप करो, बंगाल का कंटेंट बहुत चलता है, बहुत व्यूअरशिप है वहाँ पर। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में करो। वहाँ पर अगर मान लो कि आपकी उस लैंग्वेज को बोलने वाले 10 लाख लोग भी है ना, आपको 2 लाख तो आपके रेगुलर व्यूअर बन जाएंगे और कंठस्थ बन जाएंगे। आपकी उस एरिया में ऐसी पहचान होगी आप सोच नहीं सकते। तो लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में जो है ना भाई साहब, वो कहीं नहीं है। यशराज मुखाटे को आप जानते हो? रसोड़े में कौन था? हाँ सुना है मैंने, सुना रसोड़े में कौन था, तो जिसने वो बनाया था ना, मीम वायरल किया था, यशराज मुखोटे वो है। तो उन्होंने वो मीम वायरल किया था और वो भी यही कहते हैं कि रीजनल लैंग्वेज में है ना, उसमें आप बनाओ, उसमें बहुत स्कोप है। तो लोग वहाँ कॉम्पिटिशन कम है, वहाँ जाते नहीं, और यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत है, यहाँ आ जाते हैं और यहाँ कुछ कर नहीं पाते। तो ये एडवाइस मैं दूंगा कि यार रीजनल लैंग्वेज में आप बना पाओ ना, गुजराती, मराठी, जो आपकी लैंग्वेज हो बनाओ उसमें। आपके पॉडकास्ट बहुत चल रहे हैं, आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं? प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी, रिसर्च स्ट्रेटेजी, और जितना मैं कर सकता हूँ अपने एंड से। फियर स्ट्रेटेजी, मेरे को डर होता है कि यार मैंने हर पॉडकास्ट में इतना किया है और ये एक पॉडकास्ट खराब चला गया तो पूरे चैनल की इमेज खराब हो जाएगी। ब्रांड्स देखेंगे तो यार एक वीडियो तो कुछ वीडियो चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बुरा ना लगना चाहिए। तो डर मेरे माइंड में होता है कहीं ना कहीं। मैंने कि यार वो ना होना, कोई भी गेस्ट आया है ना, अगर वो एक्सपर्ट है तो ठीक है, नॉर्मल भी है तो भी मुझसे क्या बेस्ट ऐसा कंटेंट निकलवा सकता हूँ, क्या ऐसा बेस्ट टॉपिक हो सकता है जिसमें बात कर सकता हूँ, और उस पर मैं एटलीस्ट कम से कम, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 1 लाख व्यूज तो कम से कम उसमें मैं ले आऊँ, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ। तो उससे पहले मैं बहुत विचार मंथन करता हूँ, बहुत टॉपिक सोचता हूँ। अच्छा टॉपिक का तो ऐसा भी मेरा कि मेरे 70 टॉपिक रेडी है पॉडकास्ट के लिए। तो मैं गेस्ट को देख करके ये नहीं सोचूंगा कि इससे मैं क्या निकलवाऊंगा, मैं टॉपिक को देख करके सोचूंगा कि मुझे कौन सा गेस्ट चाहिए और उससे मुझे क्या बात करनी है। तो ये भी मेरा पहले से रेडी होता है। अभी आप देखोगे किसी का रेडी मिलेगा नहीं आपको। और फिर वो तो ये रीजन बिल्कुल बेसिक रीजन मिलते हैं ना कि हम क्यों सक्सेसफुल होते हैं और क्यों नहीं होते हैं। तो ये रीजन आपको नहीं मिलेगा बाकियों के पास में। तो मेरे कुछ टॉपिक ऑलरेडी रेडी है, जो नहीं होते फिर उनके लिए मैं सोचता हूँ, विचार मंथन करता हूँ, 1-2 दिन लेता हूँ। कई बार तो मैं गेस्ट को कहता हूँ कि अभी नहीं, हम बाद में करेंगे, मैं थोड़ा और सोच लेता हूँ, थोड़ा और प्रिपेयर हो लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं उनका पॉडकास्ट करता हूँ। अब ऐसे फंडामेंटल रूल जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो फिर वो 80% टाइम तो सफल हो ही जाते हैं। आपका फेमस क्रिएटर कौन है और क्यों? ध्रुव राठी, और लॉन्ग टर्म जो उन्होंने ग्रोथ की है और सस्टेनेबल जो ग्रोथ है उनका मैं फैन हूँ। और जो रिसर्च उनके इसमें है, और जो इंगेजमेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इंगेजमेंट, जिस तरह से इंगेज करते हैं ऑडियंस को, पकड़ करके रखते हैं, उसका मैं फैन हूँ। दीपक भाई, इस कन्वर्सेशन में हमने बहुत कुछ जाना, क्योंकि यूट्यूब को लेकर मिसगाइड बहुत ज़्यादा किया जाता है। यूट्यूब पे बच्चे अपना चैनल बना लेते हैं, अलग अलग सोर्सेज से वीडियोज़ वगैरह देख लेते हैं, वो आधी अधूरी वीडियोज़, आधी अधूरी नॉलेज है ना। लेकिन आज आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू। और सभी प्लीज़ आप इन चीज़ों को अप्लाई करें, और सोशल मीडिया पे अगर ग्रो करना चाहते हैं तो दीपक भाई का चैनल है ही, आप वहाँ जाएँ, वहाँ पे कंटेंट देखें और इस पॉडकास्ट को जरूर देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।